हेलो डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी फरमानुल्लाह खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद फरमान। आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम माइक्रोबायोलॉजी के यूनिट नंबर फर्स्ट को डिस्कस करेंगे, जिसका नेम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। और आज इस वीडियो में हम इस यूनिट के सेकेंड पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। इस यूनिट की बेहतर एक्सप्लेनेशन के लिए हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट फर्स्ट और पार्ट थर्ड का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं, जिनके वीडियोस के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के रिमेनिंग पार्ट्स देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इस यूनिट के सेकेंड पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। इसी के साथ इस पार्ट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो उन पॉइंट्स को भी हम मेंशन करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए आसानी हो। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी यूनिट के सेकेंड पार्ट को। इस यूनिट को हमारे पास एक्नॉलेज किया है सर हाफिज अहमद लुबाब खटक, जो कि फैकल्टी हैं इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर। ये हमारे पास फर्स्ट यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें से फर्स्ट ऑब्जेक्टिव को फुल और सेकंड ऑब्जेक्टिव हाफ हमने कवर किए हैं इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट वीडियो लेक्चर में। आज हम इस सेकंड ऑब्जेक्टिव को भी कंप्लीट करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस जो हमारे पास हैं और इनकी प्रॉपर्टीज। इसके साथ हम बैक्टीरिया के बारे में भी थोड़ा कुछ पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया क्या होती है, इसके टाइप्स कौन से हैं, शेप कौन कौन से होते हैं, और इसी के साथ इन 2 ऑब्जेक्टिव्स के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी हम कवर करेंगे। और जो रिमेनिंग हमारे पास बैक्टीरिया के प्रॉपर्टीज और उनके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वो हमने कवर किए हैं इस यूनिट के थर्ड पार्ट ऑफ वीडियो लेक्चर में। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव फिर आपने कहां कंप्लीट करने हैं, आपने इस यूनिट के थर्ड पार्ट देख के आपने कंप्लीट करना है। तो मतलब ये है, अगर इस यूनिट को पूरा आपने पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम के हवाले से ये यूनिट इंतहाई अहम है, तो आपको तीनों पार्ट्स पढ़ने होंगे यूनिट नंबर फर्स्ट के, तीनों पार्ट्स देखने होंगे वीडियोस। अच्छा डियर स्टूडेंट, तो देखो जिस तरह आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स देखी, ये आप लोगों का जो फर्स्ट यूनिट है तो इसमें बेसिक दिया हुआ है, वायरस के बारे में बेसिक्स इंफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की है बैक्टीरिया की, सही है। बाकी वायरस का अपना एक अलग यूनिट है, बैक्टीरिया का अपना एक अलग यूनिट है, तो वहां पे आप डिटेल में पढ़ेंगे, यहां पे सिर्फ इंट्रोडक्शन आपको पता हो। तो आज हमारे पास जो फर्स्ट स्लाइड है वो क्या है, वो एक क्लास है वायरस का, जिसको साइटोमेगेलोवायरस कहते हैं। साइटोमेगेलोवायरस आर फॉर्मली नोन एज सिलेवरी ग्लैंड वायरसेस। इसको सिंपली सिलेवरी ग्लैंड वायरसेस भी कहते हैं, क्योंकि ये सिलेवरी ग्लैंड में पाए जाते हैं। दे शो लेटेंसी। लेटेंसी वो स्टेज होता है कि उस स्टेज में वो वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, वो रिलैक्स कंडीशन में होता है, वो आपको कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जैसे ही आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होगा, वो एक्टिव होके आप पे अटैक करेगा और आप में डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज काज करेगा। तो ये वायरस भी लेटेंसी शो करता है, और तब आप पे जो है अटैक करेगा जब आपका इम्यून सिस्टम क्या हो, वीक हो। They are the largest virus being 150 to 200 नैनोमीटर इन साइज। और ये क्या है, ये लार्जेस्ट वायरस हैं और इनकी साइज कितनी, 150 टू 200 नैनोमीटर। तो ये इसलिए आप लोगों ने पढ़ना है कि ये सिंपल एमसीक्यूज वो फिर ले आते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि ये आपके कोर्स में मौजूद है ना। साइटोमेगेलोवायरस रिलेटेड डिजीज इज रेयर बट इंफेक्शन इज कॉमन। इसके रिलेटेड जो डिजीज है वो रेयर है, ये कम डिजीज काज करते हैं, लेकिन जो सिंपल इंफेक्शन इनसे होते हैं तो वो ज्यादा हैं। अब इंफेक्शन हो गया, वो इंफेक्शन डिजीज में कन्वर्ट हो जाए तो वो फिर कम होता है। क्यों? क्योंकि ये लेटेंसी होती है, तब अटैक करते हैं जब आपका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो जाए ना। सुनिए, CMV कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू fetus which remain latent at birth or lead to cytomegalic inclusion disease in infant। देखो CMV मतलब साइटोमेगेलोवायरस, तो ये मदर से फीटस की क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। बच्चा जब माँ के पेट के अंदर हो ना, उसको फीटस कहते हैं। तो ये फीटस में ट्रांसमिट हो सकता है अगर मदर को ये इन्फेक्शन हो या मदर के बॉडी में ये वायरस हो। तो ये तो एक आपके एमसीक्यूज के लिए कि इसकी ट्रांसमिशन होती है प्रेग्नेंट वुमेन में अपनी मदर से बच्चे में। लेकिन ये क्या होते हैं कि बर्थ के टाइम पे लेटेंट रहता है,
कुछ नहीं करता। या क्या करता है, या सिंपल इंक्लूजन डिजीज काज करता है इन्फेंट में। सिंपल डिजीज इसके अपीयर हो सकती है इंक्लूजन के फॉर्म में, जो वो अपना इन्फेक्शन शो करता है वो हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम ये रहता है लेटेंट। तो इंक्लूजन डिजीज हमारे पास क्या होते हैं कि एबनॉर्मल सेल अपीयर हो जाते हैं बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में, और ये बच्चों में अक्सर होता है। तो साइटोमेगेलोवायरस मदर से ट्रांसमिट होगा बच्चे में, या तो लेटेंट होगा या डिजीज काज करेगा, तो उसको साइटोमेगेलिक इंक्लूजन डिजीज कहते हैं, जिसमें एबनॉर्मल सेल अपीयर होंगे डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ न्यूनेट, छोटे बच्चों में। द अदर क्लिनिकल डिजीज इज इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन which lead to fatal death and may be acquired during sexual intercourse। दूसरी जो इसकी क्लिनिकल डिजीज है तो वो कौन सी है, इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन है। यूट्रस कहते हैं बच्चा दानी को, जिसमें माँ के पेट के अंदर बच्चा बनता है और बड़ा होता है। जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो उसको यूट्रस कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन काज करता है, यूट्रस में इन्फेक्शन काज करता है, जिसकी वजह से वो बच्चा जो होता है उसकी डेथ भी हो जाती है, विच लीड टू फीटल डेथ, उसकी डेथ भी हो सकती है अगर मदर को इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन हो साइटोमेगेलोवायरस की वजह से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और ये कब एक्वायर कर सकता है, ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान। अगर उसका सेक्सुअल इंटरकोर्स इस तरह पार्टनर के साथ हो जाए जिसमें ऑलरेडी इस तरह ये वायरस हैं और वो जाक मदर के बॉडी में चला जाता है, तो इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे बच्चे की डेथ भी हो सकती है फिटस कंडीशन में। सही है, फिटस कौन सी, जो मैं आपको बता चुका हूं, जब बच्चा मां के पेट के अंदर हो उसको फिटस कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है एप्स्टन बार वायरस। एप्स्टन बार वायरस इज उबिक्विटस इन ऑल ह्यूमन पॉपुलेशन। यूबिक्विटस कैसे, यूबिक्विटस किसे कहते हैं, यूबिक्विटस जो है उस चीज को कहते हैं जो अक्सर पाया जाता है, मैक्सिमम पाया जाता है, हर जगह पाया जाता है, उसको यूबिक्विटस कहते हैं, प्रेजेंस जिसको कहते हैं। तो ये ह्यूमन पॉपुलेशन में अक्सर जो है हमारे बॉडी में ये इजीली जो है आ सकता है, हमारे बॉडी में डिफरेंट ह्यूमन पॉपुलेशन में इजीली पाया जाता है। ओरल कंटेक्ट से भी आ सकता है। किसिंग अपीयर टू प्रीडोमिनेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये ओरल कंटेक्ट से ये जो है वायरस जो है ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होता है, स्पेशली जो किसिंग होती है तो उसके थ्रू क्या है, ये इसका प्रीडोमिनेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। कौन से वायरस का, एप्स्टन बार वायरस का। इसलिए इसकी जो प्रेजेंस है वो ह्यूमन पॉपुलेशन में मैक्सिमम है, मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन में ये मैक्सिमम पाया जाता है हमारे पास। एप्स्टन बार वायरस शो एफिनिटी फॉर लिम्फाइड टिश्यू। दे शो द फॉलोइंग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। देखो इसकी जो एफिनिटी है, एफिनिटी कहते हैं चाहत को, इसका जो मेन एरिया है, टारगेट जो इसका है वो लिम्फाइड टिश्यू है। हमारे बॉडी का लिम्फेटिक सिस्टम है ना, जो हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और भी डिफरेंट काम करता है, जिसका एक यूनिट है आपके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में जो आप लोगों ने पढ़ना है, लिम्फेटिक सिस्टम, जो हमारे बॉडी के 11 सिस्टम में एक सिस्टम है। तो इस वायरस का जो मेन टारगेट होता है वो लिम्फाइड टिश्यू होता है। और इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होंगे, ये काज करता है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में क्या होता है, ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है जिसमें सोर थ्रोट भी होती है, फीवर भी होता है, और ये अक्सर बच्चों में ज्यादा यंग लोग और टीन जो एज होते हैं, टीन और यंग एज के जो लोग होते हैं उसमें ये कंडीशन, ये इन्फेक्शन ज्यादा होता है, ये एप्स्टन बार वायरस की वजह से। सेकंड है नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा। ये क्या करता है, ये नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा भी काज करता है, कैंसर भी काज कर सकता है आपका नेजल और जो है फेरेंक्स वगैरह इस एरिया में। सही है। इसके बाद लिम्फोमा इन इम्यून डिफिशिएंट पर्सन। ये जिस पर्सन का इम्यून डिफिशिएंट होता है, इम्यूनिटी कमजोर होती है, उसके लिम्फाइड टिश्यू को क्या करते हैं, इफेक्ट करके, अटैक करके लिम्फोमा भी काज करता है। Initial stage leukopenia is generally observed. Later stage show abnormal mononuclear cell. क्या होता है, इनिशियली ये ल्यूकोपीनिया विकास करता है, ल्यूकोसाइट की तादाद कम हो जाती है इसकी वजह से, और एंड स्टेज में फिर वो क्या, वो एबनॉर्मल मोनोन्यूक्लियर सेल बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जो एक किस्म का कैंसर टाइप है। तो सिंपल ये है
कि एप्स्टन बार वायरस जो है इसमें इंपॉर्टेंट याद रखें कि ये यूबिक्विटस इन हाल ह्यूमन पॉपुलेशन है, मतलब इसके प्रेजेंट ह्यूमन पॉपुलेशन में होती है। सेकंड, ये ओरल कंटेक्ट स्पेशली किसिंग के थ्रू ट्रांसमिट होता है पर्सन टू पर्सन। इसके बाद इसका जो मेन एरिया ऑफ टारगेट है वो लिम्फाइड टिश्यू है। इन्फेक्शियस, इसके जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, नेजोफेरिंजियल कार्सिनोमा, लिम्फोमा इन इम्यून डिफिशिएंट पर्सन, और क्या है ल्यूकोपीनिया, खास करते जो लेटर मोनोन्यूक्लियर सेल आप जो आपके पास इम्यून सेल हैं उनकी शेप चेंज हो जाती है, एबनॉर्मल होती है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ऐसा वायरस जो कैंसर भी काज करे तो वो एप्स्टन बार वायरस है, एमसीक्यूज याद रख ले और इन अंडरलाइन को भी अपने जहन में याद रख ले। इसके बाद हमारे पास है एडिनो वायरसेस। एडिनो वायरसेस बिलोंग टू फैमिली एडिनोवायराइड। ये जिस फैमिली से बिलोंग करता है उस वो हमारे पास फैमिली इसकी क्या है, एडिनोवायराइड। दे आर नॉन इन्वेलप्ड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस एंड इन्फेक्ट ह्यूमन एनिमल। तो ये क्या है, ये नॉन इन्वेलप हैं, जो कि यूनिट के फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया है कि इन्वेलप कौन से वायरस होते हैं, नॉन इन्वेलप कौन से वायरस होते हैं। वो वायरस जिसके जेनेटिक मटेरियल के ऊपर इर्द गिर्द कवर होता है उसको इन्वेलप कहते हैं, जिसका कवर नहीं होता उनको नॉन इन्वेलप कहते हैं। तो ये एक नॉन इन्वेलप्ड वायरस है, एमसीक्यूज के लिए ये याद रख ले। सेकेंड, इसमें जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है और ये जो है मैन और ह्यूमन और एनिमल दोनों में इंफेक्शन काज कर सकता है। ये जो हमारे पास एडिनो वायरस है। एडिनो वायरस आर अबाउट 70 to 75 नैनोमीटर इन साइज। एडिनो वायरस काज इन्फेक्शन ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, आई, ब्लैडर एंड इंटेस्टाइन। तो ये क्या कहते हैं, ये इन्फेक्शन काज कर सकता है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में भी, आई में भी, ब्लैडर में भी, यूरिनरी ब्लैडर जो हमारे पास है, और इंटेस्टाइन में भी काज कर सकते हैं। इंटेस्टाइन कहते हैं छोटी आंतों को, सही है। रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में आपका पूरा रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट आ जाता है, जिसको आप लोग सेकेंड सेमेस्टर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में डिटेल के साथ पढ़ोगी, सही है। इसके जो फॉलोइंग सिंड्रोम है वो क्या है कि ये फेरेंजाइटिस काज करता है हमारे पास। फेरेंजाइटिस क्या है, फेरेंजाइटिस हमारे पास ओरोफेरेंक्स के म्यूकस लेयर की इन्फ्लेमेशन है। ओरल मतलब माउथ और उसके साथ फेरेंक्स, इसके अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो खराब हो जाता है। ये नमूनिया भी काज करता है जो कि हमारे पास लंग इन्फेक्शन है। ये एक्यूट रिस्पायरेटरी डिजीज भी काज करता है। एक्यूट वो जो एकदम से आ जाए इंसान के बॉडी में उसको एक्यूट कहते हैं, और ये डायरिया भी काज करता है। तो ये क्या है, ये एडिनो वायरस के क्या है वो सिंड्रोम है या डिजीज है जो हमारे बॉडी में ये काज कर सकता है। इनको आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। ये हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस हैं और नॉन इन्वेलप वायरस हैं। ये भी आपको एमसीक्यूज के लिए याद होना चाहिए इस स्लाइड के बारे में। ये जो मैंने जितनी भी चीजें अंडरलाइन की ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रखें। अब हमारे पास हैं पेरोवायरसेस। पेरोवायरसेस आर वेरी स्मॉल 20 नैनोमीटर एंड कंटेन सिंगल स्ट्रैंडेड जीनोम। पेरोवायरस इज प्रेजेंट वर्ल्ड वाइड। ये क्या है कि इसका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और इसकी साइज 20 नैनोमीटर है। इट यूजुअली, और ये वर्ल्ड वाइड पाया जाता है, मतलब इसकी प्रेजेंस वर्ल्ड वाइड है, सही है। इट यूजुअली काजेज रिस्पायरेटरी इंफेक्शन विद एरिथेमेटस, मैकुलोपेपुलर रैशेस एंड आर्थ्रल्जिया। क्या करता है कि ये हमारे पास रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन काज करता है। रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन ये हमारे पास काज करता है। रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में आपके पास क्या आता है, आपका नेजल आ जाता है, फेरेंक्स आ जाता है, ये सारी चीजें, ब्रेकिया, ब्रोंका, ये चीजें आ जाती हैं। इसके बाद क्या करता है, मैकुलोपेपुलर एरिथेमेटस काज करता है। डिफरेंट टाइप ऑफ स्पॉट से बन जाते हैं, रैशेस से बन जाते हैं आपके बॉडी पे। और इसके साथ आर्थ्रल्जिया। आर्थ्रल्जिया किसे कहते हैं, जॉइंट पेन को कहते हैं कि आपके बॉडी के डिफरेंट जॉइंट्स में जोड़, जो आपके हड्डियों के जोड़ हैं उनमें आपको पेन होगा। इट अकर यूजुअली इन चिल्ड्रन ऑफ एज 5 to 10 ईयर। ये अक्सर बच्चों में पाया जाता है ये डिजीज और ये वायरस। ट्रांसमिशन अपीयर टू बी थ्रू रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम के थ्रू भी इसकी ट्रांसमिशन हो सकती है एंड ब्लड, और ब्लड के थ्रू भी। Infection lead to viremia followed by antibody response।
क्या हो जाता है कि ये वायरस आपके जो है ब्लड में इंटर होकर इन्फेक्शन काज करता है, जिसको वायरीमिया कहते हैं, और वो वायरस ब्लड के थ्रू बॉडी में सर्कुलेट होता है, जिसको बॉडी का एंटीबॉडी रिस्पांस फिर शो होता है। हमारे बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं इसके खिलाफ। सही है। तो क्या है कि इस स्लाइड में आपने एमसीक्यूज, इसके साइज का पता होना चाहिए। सिंगल स्टैंडर्ड जीनोम आरएनए इसमें होता है, वर्ल्ड वाइड इसके प्रेजेंस है। ये डिजीज हमारे पास काज करता है, इस एज में ज्यादा पाया जाता है। इसकी जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है रिस्पायरेटरी सिस्टम और ब्लड में इसलिए होती है क्योंकि ये इन्फेक्शन आपके ब्लड ही में जाता है, मतलब ये वायरस आपके ब्लड में सर्कुलेट होता है। अब अगर एक इंसान का ब्लड किसी दूसरे पर्सन के साथ लगेगा और उसमें ये वायरस होगी, तो हो सकता है कि ये डिजीज उसको ट्रांसमिट हो जाए। तो ये क्या है, ये इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। एमसीक्यूज के लिए ये अंडरलाइन चीजें आप लोग याद रखें। इसके बाद पेपोवायरसेस आर स्मॉल नॉन इन्वेलप आइकोसाहेड्रल डीएनए ट्यूमर वायरसेस। ये हमारे पास क्या होते हैं, एक तो ये स्मॉल वायरसेस हैं, स्मॉल छोटे वायरसेस हैं। दूसरे ये इन्वेलप भी नहीं है, ये स्मॉल है, इन्वेलप भी नहीं है। और आइकोसाहेड्रल डीएनए ट्यूमर वायरसेस इसको कहते हैं। आइकोसा कहते हैं 20 साइडेड, तो इसके मल्टीपल 20 साइडेड होते हैं। इसका शेप इस तरह होता है, 20 साइडेड इसका शेप होता है, जो ऑलरेडी इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि आइकोसाहेड्रल कौन सा साइज है। और इसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। इसको ट्यूमर वायरसेस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, आगे जाके आपको पता हो चलेगा। मोस्ट ऑफ द ट्यूमर आर बिनाइन। ये ट्यूमर काज करता है। ट्यूमर एक टाइप का कैंसर है, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ है ट्यूमर, लेकिन वो ट्यूमर अक्सर बिनाइन होता है। एक ट्यूमर मैलिग्नेंट होता है, एक बिनाइन होता है। ये ट्यूमर के असल में क्या है, टाइप्स हैं। तो जो हमारे पास बिनाइन ट्यूमर है उसको नॉन कैंसर्स भी कहते हैं, वो ग्रोथ नहीं करता, उसमें इंक्रीज नहीं आती। और मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होते हैं उसमें इंक्रीज आते हैं। यहां पे आप लोग देख लें कि इसके मैक्सिमम जो ट्यूमर होते हैं वो बिनाइन होते हैं, लेकिन उसमें कुछ मैलिग्नेंट भी होते हैं। देयर आर 2 जेनरा, दैट इज पेपिलोमा वायरस, सेकेंड पोलीमा वायरस। तो इसमें हमारे पास 2 जीनस आते हैं, इसमें 2 ग्रुप के वायरस आते हैं। एक है पेपिलोमा वायरस जो कि पेपो वायरस ग्रुप से ताल्लुक रखता है, दूसरा पोलीमा वायरस। ये क्या है, ये ट्यूमर काज करते हैं। फिर वही बात हो गई कि ये ऐसे वायरस जो कैंसर काज करते हैं। इससे पहले हमने कौन सा पढ़ा था, एप्स्टन बार पढ़ा था। और अब ये भी क्या करता है, ट्यूमर काज करता है, जो एक टाइप का कैंसर होता है। पेपिलोमा वायरस आर स्पीशीज स्पेसिफिक एंड इन्फेक्ट स्क्वेमस एपिथेलिया एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ये क्या करते हैं, ये एपिथेलियल सेल आप जो इंटरनल लेयर होती है ना, इंटरनल से जो एक्सटर्नल होती है, मतलब आप अंदर की तरफ से जो पहली लेयर होती है, जो स्क्वेमस सेल जिसको एपिथेलियम कहते हैं, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये उसको इन्फेक्ट करता है। इंड्यूसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ वार्ड्स एंड सर्वाइकल कैंसर। ये डिफरेंट टाइप ऑफ जो है ना निशानात और सर्वाइकल कैंसर काज करता है, सर्वाइकल रीजन में कैंसर काज करता है। These infections are transmitted by direct or indirect contact including sexual contact. Direct contact अगर आपका किसी पर्सन से होता है, मतलब ये वायरस डायरेक्टली आपके बॉडी में इंटर हो जाए, या थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट भी ये जो है वायरस आपके बॉडी में आकर आपके बॉडी में ये डिजीज काज करता है। इसलिए तो कहते हैं कि जो आपके पास अनहेल्थी सेक्सुअल कांटेक्ट है वो उससे आप लोग खुद को बचाए, क्योंकि उससे डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज काज होते हैं। ये अभी तो हम ये 2-3 हमने पढ़ लिए। जितनी भी वायरल इन्फेक्शन है वो मैक्सिमम जो है इस सेक्सुअल कांटेक्ट से हो सकते हैं। अगर आपका पार्टनर इस तरह हो जिसमें ये वायरस हो, उसके साथ अगर आपका ये जो है सेक्सुअल कांटेक्ट होता है तो ये फिर डिजीज आपको भी हो सकती है। पोलीमा वायरस प्रोड्यूस वैरायटी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर इन एनिमल एंड हिंस द नेम पोलीमा। इसको पोलीमा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स काज करता है एनिमल में, और मैलिग्नेंट ट्यूमर कैंसरस ट्यूमर होते हैं। तो ये स्लाइड जो है इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने क्या के लिए आप लोगों के लिए अंडरलाइन कर दिए। ये आप एमसीक्यूज के लिए क्या कर ले, एमसीक्यूज के लिए याद रख ले।
अब हमारे पास बात आ जाती है आरएनए वायरसेस की, कि वो वायरसेस जिसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, तो वो कौन कौन से हैं। पहले हमारे पास क्या है कि पहले हमारे पास है पिकारना वायरस। पिकारना वायरसेस consist of large number of very small RNA viruses. They are non-enveloped 27 to 30 नैनोमीटर इन साइजेस। ये क्या है, एक तो हमारे पास आरएनए वायरस है, दूसरा इन्वेलप भी इसके ऊपर नहीं है, ये इसकी क्या है, साइज है। एंटीरोवायरसेस एंड राइनोवायरसेस आर टू इंपॉर्टेंट ग्रुप। सही है, इसके जो मेन दो ग्रुप हैं, एक एंटीरोवायरसेस जो हमारे पास इंटरनल डिजीज काज करते हैं, दूसरा रेनोवायरसेस जो हमारे पास रेनाइटिस वगैरह काज करते हैं, फ्लू वगैरह। तो ये इसके दो मेन ग्रुप हैं, किसके, पिकोरना वायरस या पाइकोरना वायरस जो हमारे पास हैं। पोलियो वायरस। पोलियो वायरस कंटेन सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। पोलियो वायरस में हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। द वायरस इज अ स्फेरिकल पार्टिकल। ये जो वायरस है ये क्या हमारे पास स्फेरिकल शेप होता है। इट मायर अबाउट 27 नैनोमीटर इन डायमीटर। तो एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप अपने जहन में याद रख ले कि जितने भी पोलियो वायरस हैं ये हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होते हैं और पिकोरना या पाइकोरना वायरस इस क्लास से ताल्लुक रखते हैं। और उनका डायमीटर क्या है, उनका डायमीटर 27 नैनोमीटर है और उनका शेप स्फेरिकल होता है, बाल की शक्ल। द मोड ऑफ इंफेक्शन इज थ्रू इंजेक्शन बाय फीकल ओरल रूट। ये क्या होते हैं, ये इन्फेक्टेड पर्सन किस फीसिस में होते हैं, अगर उसके थ्रू किसी भी तरीके से आपके ओरल में आ गया, ये हमारे पास जो बच्चे रेत वगैरह में खेलते हैं तो उसमें ये जो है वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीकल ओरल रूट है। It multiply in epithelial cell of alimentary canal and lymphatic tissue, then spread to lymph node and to blood stream and then to spinal cord and brain। क्या होता है कि ये एपिथेलियल सेल ऑफ एलिमेंट्री किनाल जो आप कहें जीआईटी ट्रैक्ट जो हमारे पास है उसमें और लिम्फेटिक टिश्यू में इसकी मल्टीप्लिकेशन होती है। इसके बाद फिर ये लिम्फ नोड में चला जाता है और ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, ब्लड में चला जाता है। जब इसमें चला जाता है तो ये यहाँ से इसकी क्या होती है, यहाँ पे इसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है। कहाँ पे होती है, स्पाइनल कार्ड और ब्रेन की तरफ। जब ये स्पाइनल कार्ड और ब्रेन की तरफ जाता है तब ये आपके पास मसला काज करता है। कौन सा मसला, के डैमेज इज इन द एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कार्ड काजिंग फ्लैसिड पैरालिसिस। ये आपके स्पाइनल कार्ड के एंटीरियर हॉर्न में जो कि हमारे पास पार्ट हैं जो हमारे बॉडी के डिफरेंट जो हैं मस्कुलर मूवमेंट कंट्रोल करता है, तो ये क्या करता है, ये स्पाइनल कार्ड को इफेक्ट करके आप में फ्लैसिड पैरालिसिस काज करता है। इसलिए जो पोलियो का बच्चा होता है उसमें क्या होता है, उसके बॉडी के या तो हाथ काम नहीं करेंगे या पाँव काम नहीं करता या एक हाथ ये पाँव काम नहीं करता। क्यों, क्योंकि ये वायरस उसके स्पाइनल कार्ड को इफेक्ट करता है। तो ये पूरी कहानी आप लोगों को पता होनी चाहिए एमसीक्यूज के लिए कि ये कहाँ से इंटर होके कहाँ के पे मल्टीप्लाई होके कहाँ में कहाँ के किस चीज़ के थ्रू ट्रांसपोर्ट होके कौन सी जगह पे इफेक्ट करता है, आपको एमसीक्यूज के लिए पता होनी चाहिए। सही है। इसके बाद हमारे पास रीनो वायरस। रीनो वायरस जो है ये सेकेंड पार्ट है इस ग्रुप का। द रीनो वायरस इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस बिलोंगिंग टू फैमिली पिकोरना वायराइडी। ये पिकोरना वायराइडी फैमिली का दूसरा जो हमारे पास वायरस टाइप है। ये क्या है, ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। रीनो वायरस इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ वायरस विच इज डायमीटर ऑफ अराउंड 30 नैनोमीटर। ये सबसे छोटा हमारे पास क्या है, वायरस है जिसकी डायमीटर 30 नैनोमीटर होती है। कॉमन कोल्ड इज द मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज इन ह्यूमन। द वायरस अटैच टू नेजल एपिथेलियल सेल इंटर एंड रिप्लिकेट डैमेज सीलिया एंड सेल। ये हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट नोज में इंटर होके वहां के सीलिया और एपिथेलियल सेल को डैमेज करता है और कॉमन कोल्ड काज करता है, जुकाम वगैरह जिसको हम कहते हैं। लोकल इन्फ्लेमेशन एंड साइटोकाइनिन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉमन कोल्ड। क्या होता है कि ये उस आपके लेयर को डैमेज करेगा ना, तो वहां पे आपके पास लोकल इन्फ्लेमेशन भी होगी और साइटोकाइनिन भी प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से वो पर्सन क्या होता है, कॉमन कोल्ड उसमें जैसे जुकाम होता है उसको ठंड लगती है। Rhinovirus, all of the familiar symptom of common cold, runny nose, sneezing, sore throat, headache, cough and body ache। तो जितनी भी हमारे पास जुकाम के साइन सिम्टम है वो सारे के सारे किसकी वजह से होते हैं, रीनो वायरस की वजह से
हो सकते हैं। ये एक्यूट नेजोफेरेंजाइटिस भी काज करते हैं और कभी कभार जुकाम आपका बढ़ जाता है ना, तो उसकी वजह से वो आपका माउथ और हलक भी खराब हो जाता है। तो क्या है कि ये रीनो वायरस की वजह से होता है। एमसीक्यूज के लिए ये सारी चीजें याद रखें। इसके बाद हमारे पास है आर्थोमाइक्सो वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरसेस आर इंक्लूड इन दिस ग्रुप एंड इट काज एक्यूट रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो इन्फ्लुएंजा वायरसेस जो हमारे पास हैं, जो कि बिल्कुल उसी रेनाइटिस की तरह रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन काज करते हैं, तो वो किस कला से ताल्लुक रखते हैं? आर्थोमाइक्सो वायरसेस से ताल्लुक रखते हैं। एमसीक्यूज के लिए याद रख ले। सही है। इन्फ्लुएंजा वायरस रिस्पिरेटरी वो इस ग्रुप का वो है। इट इज स्फेरिकल इन शेप। सही है। इट वेरी विद डायमीटर। डायमीटर इसकी 80 to 120 नैनोमीटर है। शेप इसका स्फेरिकल होगा। इट कंटेन सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए सेगमेंटेड इनटू 8 पीसेज। ये आप लोग आगे पढ़ोगे भी, इन्फ्लुएंजा वायरस को डिटेल के साथ पढ़ोगे कि ये तो आरएनए वायरस है, लेकिन इसके आरएनए 8 पीसीज में होते हैं। छोटे छोटे पीसीज आरएनए इसमें होते हैं। सही है। ये वायरस के यूनिट में आप इसको डिटेल के साथ पढ़ोगे, वहां पे इस वायरस की डिटेल है। इन्फ्लुएंजा वायरस इंटर थ्रू रिस्पायरेटरी ट्रैक। रिस्पायरेटरी ट्रैक के थ्रू ये इंटर होता है। अगर आप कोई आपके नजदीक छींक लेता है तो वो वायरस आप में आ सकता है। इनक्यूबेशन पीरियड इसका है 1 to 3 डेज। इसका इनक्यूबेशन पीरियड 1 से 3 दिन तक है। एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। अब आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि सर इनक्यूबेशन पीरियड का क्या मतलब है? इनक्यूबेशन पीरियड समझ लें। आप लोग माइक्रोबायोलॉजी में इसको क्लियर पढ़ोगे भी, खैर है। इनक्यूबेशन पीरियड जो होता है उसमें ऐसा होता है कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में इंटर हुआ, एंट्री से लेके जिस दिन इंफेक्शन काज होता स्टार्ट होता है, इसके दरमियान जो स्टेज है या ड्यूरेशन, इसको इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे बॉडी में इन्फ्लुएंजा वायरस इंटर हुआ मंडे के दिन मेरे बॉडी में, या 1 मार्च को मेरे बॉडी में इन्फ्लुएंजा वायरस इंटर हुआ। 3 मार्च को मुझे साइन सिम्टम स्टार्ट हो गए। 1 मार्च से लेके 3 मार्च तक ये दरमियान का जो अरसा है इसको इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। कि वो ड्यूरेशन जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री से लेके उसके साइन सिम्टम स्टार्ट होने तक जो ड्यूरेशन होता है इसको इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। एमसीक्यूज के लिए अब आपको याद होना चाहिए कि इनक्यूबेशन पीरियड का क्या मतलब है। सिवियरिटी वेरीज फ्रॉम माइल्ड कोराइजा टू फेटल नमूनिया। ये सिंपल रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन से लेके क्या करते हैं, ये नमूनिया तक भी काज कर सकता है अगर इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट ना की जाए। सही है। क्योंकि नमूनिया क्या है, लंग इन्फेक्शन है ना, तो ये आपके बॉडी में जाके आपके लंग्स को खराब भी कर सकता है। सारे अंडरलाइन आपको एमसीक्यूज के लिए याद होने चाहिए। ये इसलिए, दूसरी बात ये कि इसको हम तेज तेज इसलिए पढ़ रहे हैं कि अगर एक एक स्लाइड की एक्सप्लेनेशन हमने स्टार्ट कर ली तो इस पे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए जो सिंपल चीजें होती हैं उसको फिर मैं तेज पढ़ लेता हूं। सही है। इसके बाद है पैरामाइक्सो वायरस। Paramyxoviruses resemble arthomyxoviruses in morphology but are larger and more polymorphic। इसका जो साइज होता है वो क्या होते हैं, मतलब ये बिल्कुल उसी तरह आर्थोमाइक्सो वायरस की तरह होता है मॉर्फोलॉजी मतलब स्ट्रक्चर में, लेकिन 2 चीजें इसमें डिफरेंट है। एक तो इसकी साइज थोड़ी बड़ी होती है, दूसरा इसमें साइड ज्यादा होते हैं, मतलब इसमें शेप ज्यादा है। दे बिलोंग टू द फैमिली पैरामाइक्सोविराइडी। ये पैरामाइक्सोविराइडी जो कि हमारे पास वायरस फैमिली उससे बिलोंग करता है। दे आर स्फेरिकल इन शेप। साइज इनकी स्फेरिकल होती है। द साइज ऑफ पर्टिकुलर वायरस बिटवीन 100 to 300 नैनोमीटर इन डायमीटर। द इंपॉर्टेंट वायरसेस ऑफ फैमिली पैरामाइक्सोविराइडी वो कौन कौन से अभी हम अब इसको पढ़ेंगे। तो ये सिंपल इंफॉर्मेशन ऊपर जो है ये पढ़ने की चीजें हैं, आप इसको याद रखें। पहला जो हमारे पास इस क्लास का वायरस है उसका नेम है पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। पैरा इन्फ्लुएंजा वायरसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट 10% ऑफ रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन। बच्चों में 100 अगर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होते हैं तो उसमें 10 जो है वो इस वायरस की वजह से होते हैं। 10% का मतलब ये है। इन इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन दे प्रोड्यूस रिस्पायरेटरी ट्रैक डिजीज सच एज लेरिंजो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस। क्या होता है कि छोटे बच्चों में ये हमारे पास रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन काज करते हैं, जिसमें लैरिंक्स भी इन्वॉल्व होता है,
जिसमें ट्रेकिया भी इन्वॉल्व हो सकता है, जिसमें ब्रोंकाई भी इन्वॉल्व हो सकता है। इसको लेरिंजियो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस काज करता है। तो जो इन्फ्लुएंजा वायरस से इसकी फिर क्या है, ये थोड़ा ज्यादा खतरनाक है कि इसमें आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के मल्टीपल ऑर्गन क्या होते हैं, वो इंगेज हो जाते हैं, मतलब वो इफेक्ट होते हैं। सेकंड जो इस क्लास का वायरस है वो क्या है, वो है, अब ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रखें, खैर वो हमारे पास है मम्प्स वायरस। Mumps virus children are commonly affected by this virus and characterized by enlargement of parotid gland. Infection are transmitted by direct contact, airborne droplet or with saliva. ये क्या होते हैं कि जो parotid glands हमारे बॉडी के जो parotid glands है वो स्वेल हो जाते हैं। मम्प्स जिसको हम वैसे कनपेड़ी भी कहते हैं, फेस जो है वो एक साइड पे जो स्वेल हो जाता है और बच्चों में अक्सर ज्यादा होता है और ये ट्रांसमिट होता है डायरेक्ट कंटेक्ट से। अगर किसी पर्सन में ये वायरस हो, डायरेक्ट आपका कंटेक्ट उसके साथ हो जाए, सही है, फ्लूइड वगैरह के साथ आपका कांटेक्ट हो जाए। दूसरा क्या है, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट की वजह से भी हो सकता है, एयर में जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उसकी वजह से नमी जो होती है, या सिलावा के साथ अगर आपका टच हो जाए, मतलब वो आपके साथ उसके थ्रू भी ये ट्रांसमिट हो सकते हैं। ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें, सही है। इसके बाद हमारे पास मीजल्स वायरस हैं जो खसरा काज करता है, जो ऑलरेडी आप लोगों को थोड़ा बहुत पता भी होगा कि इट इज हाईली इन्फेक्शियस चाइल्डहुड डिजीज एंड इंटर थ्रू रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट और कंजक्टिवा एंड मल्टीप्लाई इन लिम्फ नोड। ये हमारे पास रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, ये हमारे पास चाइल्डहुड इन्फेक्शन है जो कि रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू ये वायरस इंटर होता है या कंजक्टिवा के थ्रू, और ये क्या करता है, लिम्फ नोड में इसकी मल्टीप्लिकेशन होती है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय कंजक्टिवाइटिस, कॉप्लैक्स स्पॉट्स एंड ऑन बकल म्यूकोजा। कंजक्टिवा हमारे आई का जो पार्ट है, तो ये इसके थ्रू या कंजक्टिवाइटिस काज करता है, कंजक्टिवा की इन्फ्लेमेशन। कॉप्लेक्स स्पॉट ऑन बकल म्यूकोजा, बकल म्यूकोजा पे ऊपर आपके जो माउथ का, हालांकि उस पर रेड स्पॉट से या व्हाइट स्पॉट से बन जाते हैं। After 2 to 4 day virus spread and causes maculopapular rashes on neck and rest of the body। और इसके बाद फिर पूरे बॉडी पे क्या हो जाता है, रेड स्पॉट हो जाते हैं। खसरा मैक्सिमम लोगों ने बचपन में ये खसरा वगैरह उन पे गुजर चुका होता है या उनके भाइयों वगैरह पे, तो आप लोगों को पता होगा कि पूरा जिस्म जो है वो क्या हो जाते हैं, वो सुर्ख सुर्ख दानों से भर जाता है और आंखों में भी ये दाने वगैरह और रेडनेस वगैरह ये चीज़ें होती हैं जिसको कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। अक्सर मतलब आंखें काफ़ी रेड होती हैं और उससे आंसू बहते हैं। ट्रीटमेंट क्या है, फॉर मीजल्स एंड मम्प्स डिजीज और ट्रिपल वैक्सीन इज कॉल्ड MMR वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड बाय सबकुटेनियस। इसके लिए बचपन में MMR वैक्सीन भी लगाया जाता है, मम्प्स मीजल्स रुबेला वैक्सीन जिसको कहते हैं, हिफाजती टीके जिसको कहते हैं MMR, तो वो हम लगाते हैं ताकि आगे लाइफ में ये डिजीज ना हो, सही है। ये अक्सर बच्चों को लगाया जाता है, हमने खुद भी ये लगाए हैं, ये हिफाजती टीके हमारे पास है ना। रिस्पायरेटरी, इसके बाद हमारे पास क्या है कि रिस्पायरेटरी सिंसाइटियल वायरस, इट बिलोंग टू अ जीनोम न्यूमो वायरस ऑफ फैमिली पैरामायोक्सी वायराइडी। ये हमारे पास क्या है, न्यूमो वायरस है और फैमिली कौन से ताल्लुक रखता है, पैरामायोक्सो वायराइडी से ताल्लुक रखता है। इट बिगिन विद रिनोरिया, कफ, wheezing and cause bronchiolitis and pneumonia। देखो ये न्यूमो वायरस क्यों, क्योंकि ये नमूनिया काज करते हैं। ये जब हमारी बॉडी में इंटर होगा ना, तो ये पहले क्या करेगा, रिनोरिया काज करेगा, नेजल फ्लो, नोज बहेगी आपकी, कफ होगा, वीजिंग होगी आपकी, इसके बाद ब्रोंकाई आपके इफेक्ट हो जाते हैं, ब्रोंकोलाइटिस हो जाते हैं और फिर आपके पास नमूनिया हो जाते हैं। इन्फेंट आर मोर प्रोन टू दिस डिजीज, और बच्चों में अक्सर ये होता है, ये सर्दियों में नमूनिया बच्चों को होता है ना, तो उसका मेन रीजन ये है, ये इस वायरस से उनको अक्सर नमूनिया होता है छोटे बच्चों को। इसके बाद हमारे पास है रेब्डो वायरस। रेब्डो वायरसेस आर इंक्लूडेड इन द फैमिली ऑफ रेब्डोवायराइडी। इट इज अ बुलेट शेप वायरस। The size of virus is about 75 multiplied by 118 nanometer. It contain single stranded RNA। देखो, एक तो हमारे पास ये रेब्डोवायराइडी हमारे पास फैमिली है जिसमें रेब्डो वायरसेस होता है, सही है। इसकी शेप बुलेट शेप होती है, बुलेट शेप जो है इसकी शेप है, तो बुलेट शेप होगी तो इसलिए इसकी ये विड्थ होगी और लेंथ होगी, इसलिए ये 75 फीट और 118 नैनोमीटर इसकी क्या है, लेंथ है।
और ये क्या है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। एमसीक्यूज के लिए सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। रेबीज वायरस जो हमारे पास है वो रेबडो वायरस है। रेबीज आप लोगों को पता होता है, जो पागल कुत्ता किसी को काट लेता है तो चक लगा लेता है, तो उसकी वजह से ये वायरस हमारे बॉडी में आता है। और इसके लिए जो वैक्सीन यूज होते हैं, एंटी रेबीज वैक्सीन, आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो रेबीज जो वायरस है वो रेबडो वायरसिस से क्लास से ताल्लुक रखता है। रेबडोवायरसिस, रेबीज वायरस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल टू एनिमल बाय बाइट। एनिमल टू एनिमल ये बाइट के थ्रू जाता है। इट इन्फेक्ट द सिलेवरी ग्लैंड एंड ब्रेन, ये सिलेवरी ग्लैंड और ब्रेन को इन्फेक्ट करता है। अब ये वायरस कुत्ते में आ गया, उसके सिलेवरी ग्लैंड में ये मौजूद है, वो आपको काटेगा तो वो सिलेवा आपके बॉडी में जाएगा, वो वायरस आपके बॉडी में शिफ्ट हो जाएगा। While it bite, the virus in the saliva is inoculated into the wound. जो वायरस होता है वो कुत्ते के सलाइवा में, वो उस जख्म में मिक्स हो जाता है, जो अभी मैंने आपको बता दिया। इन्फेक्टेड डॉग आर कॉमन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन फॉर ह्यूमन, और जो ह्यूमन में ये वायरस आएगा तो मैक्सिमम कुत्तों से आता है। उन कहते हैं ना, पागल कुत्ते ने काट लिया तो वो रेबीज आ जाती है, इसलिए ये वैक्सीन लगाने जरूरी है। रेबीज वायरस इज रीच द ब्रेन एंड काजेज एन इलनेस कॉमनली काज रेबीज आर हाइड्रोफोबिया, फियर ऑफ वाटर। क्या है कि द पेशेंट गेट्स फेरिंजियल स्पाज्म अपॉन ड्रिंकिंग वाटर। ये वायरस होता है, ये चला जाता है आपके ब्रेन में और रेबीज काज करता है, जिसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। इसकी आप वीडियो देख ले, आप क्लियर हो जाएगा कि रेबीज पेशेंट में हाइड्रोफोबिया किस तरह होता है। कि इस तरह के जो पेशेंट होते हैं, तो इस तरह के जो मरीज होते हैं, वो अपने पानी तो उनके नजदीक लाते हैं लेकिन बिल्कुल पी नहीं सकते। वो इसलिए कि उनको फेरिंजियल स्पाज्म होते हैं, नीचे से गला एकदम से बंद हो जाते हैं उनका, वो खौफ होता है, वो डर होता है। वो क्यों? क्योंकि रेबीज वायरस ने उनके ब्रेन को अफेक्ट किया है। तो ये क्या है कि हाइड्रोफोबिया कब होता है? ये रेबीज वायरस की वजह से होता है। दीज स्पाज्म आर वेरी पेनफुल एज डिजीज प्रोग्रेस, इवन द साइट ऑफ वाटर का स्पाज्म। वो इतना खतरनाक हो सकता है ये डिजीज कि वो पर्सन पानी देखेगा भी तब उसको ये स्पाज्म होगा। सही है, इसको आप वो उसमें भी दे सकते हैं यूट्यूब पे, अगर आप वीडियो दे देना कि हाइड्रोफोबिया का कोई पेशेंट, तो वो बाकायदा आपको पेशेंट दिखा देगा कि बिल्कुल पानी नजदीक करोगे वो इतना डरेगा जैसे कोई उसको मार रहा हो, वो बिल्कुल पानी पी ही नहीं सकता। इसके बाद हमारे पास रुबेला वायरस है। रुबेला वायरस आर जर्मन मीजल इन polymorphic and characterized by macular rashes and lymphadenopathy। रुबेला वायरस इसको जर्मन मीजल्स भी कहते हैं, और ये क्या है, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के होते हैं और मैक्यूलर रेशेस एंड लिम्फेडेनोपैथी काज करते हैं, जो ऑलरेडी हम एक्सप्लेन भी कर चुके हैं। मैक्यूलर रेशेस आपके में जो थ्रोट वगैरह उसमें रेशेस होंगे, और लिम्फ नोड वगैरह जो ना उसमें क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन वगैरह काज कर सकते हैं। इट इज स्फेरिकल पार्टिकल एंड साइज ऑफ रुबेला वायरस इज 50 to 100 नैनोमीटर इन डायमीटर। इस शेप इसका स्फेरिकल होता है, साइज डायमीटर इसकी 50 to 100 नैनोमीटर है। इट पोजेस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी होता है। इंफेक्शन इज एक्वायर्ड बाय इनहेलेशन और कंजेनिटली। ये क्या है कि ये इनहेलेशन के थ्रू भी आ सकता है और कंजेनिटल भी आ सकता है। मतलब मदर इन्फेक्टेड है तो मदर से बच्चे में आ जाएगा, अगर मदर प्रेग्नेंट है उसके पेट में बच्चा है तो ये डिजीज अगर वो बच्चा पैदा होगा तो ये डिजीज उसको हो सकता है, या इनहेलेशन के थ्रू। इनहेलेशन इन्फेक्शन आर डिसेमिनेटेड थ्रू आउट बॉडी बाय ब्लड स्ट्रीम। मतलब इनहेलेशन के थ्रू चला गया तो ये पूरे बॉडी में स्प्रेड होगा, किसके थ्रू होगा? ब्लड फ्लो के थ्रू होगा। पेशेंट डेवलप फीवर, रैशेस अपीयर फर्स्ट ऑन फेस एंड देन स्प्रेड ऑन ट्रंक एंड लेग। कंजेनिटल इन्फेक्शन आर कॉमन ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। क्या होता है कि तो ये क्या होता है कि इसमें शुरू से फीवर हो जाता है, फिर आपके जिस्म पे दाग, रैशेस वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, फेस से शुरुआत होगी, पूरे बॉडी पे वो फैल जाएंगे। जबकि कंजेनिटल इन्फेक्शन जो होता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब क्या है कि प्रेगनेंसी 9 महीनों की होती है, तो उसमें 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। हर 3 महीने को फर्स्ट एक ट्राइमेस्टर कहते हैं। तो पहले 3 महीने फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फिर 3 महीने सेकंड ट्राइमेस्टर, फिर 3 महीने थर्ड ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये अगर वायरस मदर में है तो वो बच्चे में इंटर हो जाता है प्लेसेंटा के थ्रू। क्या है? प्रोफाइलैक्सिस रुबेला इन्फेक्शन कन्फर्स लास्टिंग इम्यूनिटी।
लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन हैव बीन डेवलप। इसके लिए लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन डेवलप हुए हैं जो यूज होते हैं। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन का एक टाइप है जो आप लोग इम्यूनिटी में और वैक्सीनेशन की यूनिट में पढ़ोगे, वो भी इसी फर्स्ट सेमेस्टर माइक्रोबायोलॉजी में मौजूद है। The vaccine is given in combination with measles and mumps or MMR वैक्सीन। देखो जो पहले मैं आपको बता चुका हूं ना MMR वैक्सीन, तो उसमें मम्प्स, मीजल और रुबेला ये तीनों का एक ही वैक्सीन यूज होता है। सही है। पहले अगर मैं आज से कुछ और आपको बता चुका हूं लेकिन शायद वहां पे मिस्टेक भी हो चुकी हो, लेकिन यहां पे याद रख लें कि रुबेला के खिलाफ जो वैक्सीन यूज होती है तो वो इंडिविजुअल नहीं होती, बल्कि इसका एक ही वैक्सीन आता है जिसमें मम्प्स, मीजल्स और रुबेला होते हैं, जिसका नाम MMR है, जो हिफाजती टीकों में लगाया जाता है बच्चों को। इसके बाद हमारे पास हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस क्या है? ये लिवर इन्फ्लेमेशन है। वायरल हेपेटाइटिस इज काज्ड बाय वायरसेस व्हिच मेनली इफेक्ट द लिवर सेल। ये जो हमारे पास वायरल जो हेपेटाइटिस है तो ये क्या होता है? वायरस की वजह से होता है और ये लिवर सेल को इफेक्ट करता है। दीज आर हेपेटाइटिस A to E वायरस। इसके डिफरेंट टाइप्स हैं तो इसका भी अपना एक यूनिट है, आगे आएगा तो इसमें हेपेटाइटिस के हर एक टाइप को एक्सप्लेन करेंगे हम लोग इंशाल्लाह। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होंगे कि इसका जो मेथड ऑफ ट्रांसमिशन वो नीचे के हेपेटाइटिस ए फीकल ओरल रूट के थ्रू जाता है। हेपेटाइटिस ए जो है वो फूड और वाटर से ट्रांसमिट होता है। हेपेटाइटिस ए इज एक्वायर्ड बाय ऑलमोस्ट एवरीवन बिफोर द एज ऑफ 20 ईयर, मोस्टली विदाउट एनी क्लिनिकल डिजीज। Only 1 out of 1,000% develop sign and symptom of hepatitis। देखो जो हेपेटाइटिस ए होता है तो ये माइल्ड हेपेटाइटिस भी होता है। ये मैक्सिमम लोगों को 20 साल से पहले हो जाता है और उनको पता भी नहीं होता और खुद ट्रीट हो जाता है, लेकिन 1000 में से कोई एक बंदा ऐसा होता है कि उस पे ये हेपेटाइटिस ए नमूदार हो जाता है और साइन सिम्टम उसमें शो हो जाते हैं। अदरवाइज हेपेटाइटिस ए होता भी है, खुद ट्रीट भी हो जाता है 20 साल से पहले। Hepatitis E is acquired mainly by adult through the fecal-oral route. This is also self-limiting without long-term effect। जो हेपेटाइटिस ए था वो मैक्सिमम बच्चों में होता है, जो हेपेटाइटिस ई वायरस है वो भी वही फीको-ओरल रूट के थ्रू है और वो क्या होता है? वो बड़ों में होते हैं। अब एक बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इस्लाम हमें कहता है कि खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, वॉशरूम अटेंड करने के बाद हाथ धोने चाहिए। तो वो इस वजह से अगर किसी भी वजह से फीसिस इन्फेक्टेड हैं, आप वॉशरूम अटेंड करने के बाद अगर आप हाथ सही से नहीं धोते और उस हाथ से आप कोई खाने की चीज खा लेते हैं तो ये वायरस आपके बॉडी में जाके हेपेटाइटिस काज कर सकता है। Hepatitis B, C and D may be acquired asymptomatically, but it may persist in the liver and may cause chronic liver disease with late complication like cirrhosis and even liver cancer। जो बाकी हेपेटाइटिस हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हैं, वो लीवर में जाएंगे, वहाँ पे वो मल्टीप्लिकेशन करेंगे और लीवर सिरोसिस काज करते हैं या लीवर कैंसर। लीवर सिरोसिस, लीवर कैंसर ये आप लोग जो हैं 3rd सेमेस्टर मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग, जिसका अदर नाम एडल्ट हेल्थ नर्सिंग है, उसमें आप लोग पढ़ेंगे कि लीवर सिरोसिस किसे कहते हैं? लीवर कैंसर। इसमें जो क्या होते हैं? लीवर खराब हो जाते हैं इंसान का, जिसके बाद फिर लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। रूट ऑफ ट्रांसमिशन ये ब्लड प्रोडक्ट के थ्रू भी जा सकता है, पेरेंटल के थ्रू भी जा सकता है, मतलब मदर से बच्चे में भी जा सकता है और अनसेफ सेक्स से भी जा सकता है। जितने भी अनसेफ सेक्स हैं तो मतलब जो मल्टीपल पार्टनर लोगों के होते हैं तो उस वजह से ये हेपेटाइटिस सी और ये चीज़ें होती हैं। कंटेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट से भी हो सकते हैं, सही है। और अनस्टेराइल सिरिंजेस और नीडल अगर कोई यूज करता है तो उससे भी ये हेपेटाइटिस हो सकते हैं। ये एमसीक्यूज के लिए आपको पता होने चाहिए। अब आप लोगों के जहन में आएगा कि सर ने इतनी ज्यादा चीजें या इस यूनिट में इतने ज्यादा वायरस के बारे में क्यों पढ़ाया जा रहा है? इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि मैक्सिमम जो डिजीज होते हैं वो वायरस की वजह से होते हैं। वायरस डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज काज करते हैं हमारे बॉडी में, तो डिजीज का पता कैसे हमें चलेगा? सबसे पहले तो हमें वायरस का पता होना चाहिए ना कि वायरस क्या है, कहां से आता है, कौन सी डिजीज काज करता है, उसके बाद फिर हम उस वायरस को ट्रीट करेंगे। तो वायरल डिजीज की जो मेडिकल इंपॉर्टेंस है वो क्या है कि वायरल डिजीज रेंज फ्रॉम माइनर एलिमेंट सच एज कॉमन कोल्ड टू टेरिफाइंग डिजीज सच एज रेबीज और एड्स। तो वायरस जो है ये सिंपल डिजीज, कॉमन कोल्ड, जुकाम से लेके बड़े बड़े डिजीज तक काज करता है, जिस तरह हमारे पास रेबीज हो गया या एड्स हो गया या हेपेटाइटिस सी वगैरह हो गया।
दे मे बी स्पोरेडिक, ये स्पोरेडिक भी होते हैं जो स्प्रेड होते हैं इधर उधर मल्टीपल जगह पे, लाइक मम्स हो गए। ये एंडेमिक की शक्ल में भी होते हैं, एंडेमिक लाइक इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। एंडेमिक क्या है कि ये एक स्पेसिफिक जगह में होते हैं, जिस तरह हमारे पास हेपेटाइटिस वगैरह हो गया। कोई भी डिजीज जो एक इलाके में हो तो उसको एंडेमिक कहते हैं। एपिडेमिक, एपिडेमिक जो वबा की शक्ल में आ जाती हैं, एकदम से तेज फैल जाती हैं, तो वो डेंगू फीवर की शक्ल में भी वायरल डिजीज है जो एपिडेमिक की शक्ल में होती हैं। इसके बाद पेंडेमिक लाइक इन्फ्लुएंजा एंड कोविड-19। पेंडेमिक ऐसे डिजीज जो पूरी दुनिया में मौजूद हो, मैक्सिमम जगहों में मौजूद है, तो उसकी वजह से इन्फ्लुएंजा हो गया, कोविड-19 कोरोना वायरस जो है ना, हमने देखा नहीं था कोरोना वायरस जो आउटब्रेक आया था 2020 और 21 में, 2019 में, तो उसमें क्या था कि मैक्सिमम कंट्रीज में ये वायरस डिजीज थी। तो इस तरह के डिजीज को पेंडेमिक कहते हैं। एमसीक्यूज के लिए बता दूं कि मैक्सिमम चांसेस है कि इसमें से एक एमसीक्यूज आ जाए। वायरस कैन काज कैंसर इन एनिमल एंड बर्ड एज वेल एज इन ह्यूमन, ये कैंसर भी काज करता है, जो ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी यूनिट का सेकंड पार्ट था। हमने तो पहले कहा था कि बैक्टीरिया को भी थोड़ा कुछ पढ़ेंगे, लेकिन ये वीडियो फिर लेंथी हो जाएगी, इसलिए बैक्टीरिया और उसके प्रॉपर्टीज और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो हम इस यूनिट के थर्ड पार्ट में हम कवर कर लेंगे, तो उसको आप वहां से देख लीजिएगा। और वो पार्ट इस यूनिट के एक दिन बाद मेरे YouTube चैनल पे आपको मिलेगा, तो आप अभी जो है उस यूनिट को देख सकते हैं। इस यूनिट में अब तक किसी का कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। नर्सिंग्स के स्किल्स, लेक्चर्स और इंफॉर्मेशन वीडियोस के लिए आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और इस यूनिट का वीडियो का जो लिंक है उसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे अपलोड करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो। ओके, थैंक यू।